पुराने जमाने में बुलंद पहाड़ों और वसीय मैदानों के दरमियान, जहां अनार और जैतून की खुशबू हवा में घुली होती थी, एक गांव था जिसका नाम वादी सब्ज था। इस गांव में एक जवान रहता था जिसका नाम खालिद था। वो माँ बाप का यतीम था। उसकी माँ उसकी पैदाइश के वक्त ही फौत हो गई थी, इसलिए वो अपने बाप की गोद में पला बढ़ा। उसका बाप सखावत और बर्दबारी की वजह से मशहूर था और गांव के सब लोग उससे मोहब्बत करते थे। लेकिन किस्मत ने खालिद पर रहम न किया। अपने बाप की मौत के सिर्फ 1 साल बाद एक लाइलाज बीमारी की वजह से मुसीबतें उस पर टूट पड़ी। खालिद 20 साल का एक नौजवान था, गंदमी रंगत, सियाह बाल, दुबला पतला लेकिन मजबूत इरादों वाला। वो अपने बाप के विरसे में मिले एक घर में रहता था जिसमें 2 कमरे और एक छोटा सा सहन था, जिसके गर्द एक छोटा सा बाग था। इसमें एक पुराना अंजीर का दरख्त था। वो खेती बाड़ी करता था और अपनी पैदावार गांव के बाजार में बेचता था। लेकिन रिश्तेदारों की लालच ने उसकी मुसीबत में इजाफा किया। उसके बाप का एक भाई था जिसका नाम सालेम था, एक मक्कार कंजूस आदमी जो कुछ उसके पास था उस पर भी कनात नहीं करता था। जब उसके बाप का इंतकाल हुआ तो सालेम जाली दस्तावेजात लेकर काजी के पास पहुंचा, जिसमें यह साबित किया गया था कि खालिद का विरसे पर कोई हक नहीं और घर और जमीन उसकी मिल्कियत है। एक उदास बादल घिरे दिन जब काजी ने फैसला सुना दिया, सालेम कुछ आदमियों के साथ आया और खालिद को घर से बाहर निकाल दिया। खालिद खड़ा था, अपने घर और बाग की तरफ देख रहा था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी और उसका दिल दर्द से चूर चूर था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो सब कुछ जो उसने प्यार किया था उससे छिन जाएगा। वो गांव की राह पर चल पड़ा, जिसके हाथ में एक पुरानी रोटी की तश्तरी, एक कपड़ा और थोड़े से पैसे थे। गांव वाले दूर से उसे देख रहे थे। कोई उस पर तरस खा रहा था तो कोई सालेम के खौफ और असर व रसूख की वजह से खामोश था। खालिद पैदल चलता रहा। सूरज ढल रहा था और वो अपने दिल में सोच रहा था, ये हद है, जुल्म। महरूम हुआ अपने घर और माल से, निकाल दिया गया जैसे कोई अजनबी हूं। लेकिन वो न तो गिरे और न ही मायूसी के आगे हारे। उसने फैसला किया कि वो यहाँ से चला जाएगा, सफर से शुरू करेगा और एक दिन जरूर वापस आएगा ताकि सबको दिखा सके कि इंसाफ को हमेशा के लिए शिकस्त नहीं दी जा सकती। और इसी तरह खालिद के कदम उसके गांव से दूर होते गए। उसके ज़हन में ख्वाब और मंसूबे घूम रहे थे और उसके सीने में एक आग थी जो इंतकाम और वापसी की ख्वाहिश से भड़क रही थी। लेकिन उसके रास्ते में कोई ऐसा नहीं था जिसकी किसी को तवक्को हो। खालिद सहरा में तन्हा चल रहा था, धूप की तपिश तले पसीना उसकी पेशानी से बह रहा था। उसके पास एक छोटा सा थैला था जिसमें पुरानी रोटी का टुकड़ा और थोड़े से पैसे थे और उसका दिल गुस्से और दर्द से भरा हुआ था। वो अपने चचा सालेम का चेहरा याद कर रहा था जब उसे घर से निकाला जा रहा था और उन मर्दों की आवाजें जो उसका मजाक उड़ा रहे थे। उसने थैले को मजबूती से पकड़ लिया और दिल ही दिल में कसम खाई, खुदा की कसम, एक दिन मैं जरूर वापस आऊंगा और उन्हें दिखा दूंगा कि खालिद बिन राशिद कौन है। कई घंटों की मुसाफत के बाद चांदनी रात में खालिद ने एक अकेले बेर के दरख्त के नीचे आराम किया जो काफिले के रास्ते पर था। खामोशी चारों तरफ फैली हुई थी, सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। वो सोने ही वाला था कि अचानक कदमों की आवाज सुनाई दी। वो चौंक कर उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें अंधेरे में झांक रही थी। अचानक सायों से एक अजनबी शख्स नमूदार हुआ, सियाह उमारमा पहने हुए, चेहरे पर नकाब जिससे सिर्फ 2 तेज आंखें नजर आ रही थी जो अंधेरे में चमक रही थी। उस शख्स ने पुरस्रार लहजे में पूछा, अकेले नौजवान यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि सहरा की रात खतरनाक होती है? खालिद घबरा गया लेकिन खुद को संभाल कर बोला, मैं एक मुसाफिर हूँ, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा हूँ। क्या तुम चोर हो? वो शख्स हल्का सा मुस्कुराया और बोला, नहीं, बल्कि तुम्हारी तरह मजलूम हूँ। वो शख्स खालिद के करीब बैठ गया और बातचीत शुरू हुई। खालिद ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे उसका घर और माल छीन लिया गया। उस शख्स ने गौर से सुना, फिर कहा, सुनो, मैं एक ऐसी जगह जानता हूं जहां अगर तुम मेहनत करो तो तुम अमीर हो जाओगे और मैं तुमसे सिर्फ ये चाहता हूं कि जब कामयाब हो जाओ तो मुझे याद रखना। खालिद की आंखें हैरत से फैल गई। एहतियात से पूछा, वो कौन सी जगह है? वो मर्द करीब हुआ और उसके कान में सरगोशी की, सहरा बड़े बड़े राज छुपाए हुए है। खालिद, मैं तुम्हें उन तक रास्ता दिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें बहादुर और मुस्तकिल मिजाज होना पड़ेगा। रात गुजर गई। सुबह हुई तो वो शख्स उठा और खालिद को एक पुराना नक्शा थमाते हुए बोला, ये तुम्हें एक पोशीदा खजाने तक ले जाएगा। जाओ, अपने आप पर भरोसा रखो।
एक लम्हे में वो शख्स हवा में तहलील हो गया। खालिद तन्हा रह गया, नक्शे को देखते हुए सोच रहा था, क्या ये वाकई मेरा मौका है या फिर कोई नया धोखा? धड़कते दिल और चमकती हुई इंस्टेंस के साथ उसने फैसला किया कि वो नक्शे की पैरवी करेगा और अपनी किस्मत खुद बदल कर ही वापस लौटेगा। सूरज चमका, सहरा नीलगुण आसमान तले जगमगा रहा था। खालिद पैदल चल रहा था, हाथ में पुराना नक्शा थामे। हर बार रुककर वो अपनी आंखें मलता, नक्शे पर बने उलझे हुए निशानात को समझने की कोशिश करता। सफर के आगाज में वो खुद को ऊंची चट्टानों के दरमियान तंग रास्तों में पाया, जहां साया जमीन को छू रहा था और हवाएं ऐसी सीटियां बजा रही थी जैसे पुरखों की सरगोशियां हों। हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़कता। वो नहीं जानता था कि उसे खजाना मिलेगा या अपनी कब्र। कई घंटों बाद दोपहर के वक्त उसने दूर एक छोटी सी नखलिस्तान देखी, खजूर के दरख्तों और एक पुराने कुएं के साथ। प्यास से उसका हलक सूख रहा था। वो दौड़ा हुआ वहां पहुंचा, डोल खींचा और प्यास बुझाई, फिर एक खजूर के दरख्त के साए में आराम करने लगा। उसी दौरान उसने रेत में हरकत महसूस की। वो फौरन उठ खड़ा हुआ, रास्ते में उठाई हुई अपनी लाठी थाम ली। अचानक झाड़ियों से एक और शख्स नमूदार हुआ, गंधमी रंगत, घनी दाढ़ी और तेज निगाहों वाला। उसने खुरदुरी आवाज में पूछा, तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? खालिद ने अपनी हिम्मत जमा की। मैं अपनी किस्मत की तलाश में हूँ, खालिद ने जवाब दिया। इस पर वो मर्द खखा लगाकर बोला, इस जमीन में किस्मत तो उसकी है जो अपनी ताकत और चालाकी से उसे हासिल करे। अचानक वो खालिद पर झपटा, नक्शा छीनने की कोशिश करने लगा। जोरदार हुई, रेत में लड़ते हुए खालिद ने अपनी लाठी से उसके कंधे पर जोरदार जरब लगाई। वो दर्द से चिल्ला उठा और पीछे हट गया। खालिद की सांसें उखड़ रही थी, उसका दिल जंग के ढोल की तरह धड़क रहा था। अचानक वो मर्द रुक गया और जख्म को थामते हुए बोला, बहादुर है तू, मेरे सामने टिक जाने वाले कम ही होते हैं। चलो तुम्हें एक इशारा देता हूं, फिर मुझे जाने दो। कुछ सांसें लेने के बाद उसने पत्थर के एक बड़े टीले की तरफ इशारा करते हुए सरगोशी की। वहां एक खुफिया रास्ता है जो तुम्हें खजाने तक ले जाएगा, लेकिन खबरदार, कई लोग वहां फंसकर गायब हो चुके हैं। खालिद ने शक की निगाह से उसे देखा, फिर कहा, तो तुम अकेले नहीं हो जो इस नक्शे का राज जानते हो? मर्द ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, इस सहरा में राज हवा की तरह है जो उंगलियों से फिसल जाते हैं। खालिद ने उसे छोड़ दिया और चल पड़ा, उसकी बातों पर गौर करता हुआ। थोड़ी दूर जाकर वो एक अजीम पत्थर के सामने खड़ा हो गया जो पहाड़ जैसा लग रहा था। उसने गहरी नजर से देखा तो एक तंग दरार नजर आई। एहतियात से अंदर दाखिल हुआ तो रास्ता तंग और तारीक था। उसके कदमों की आवाज खौफनाक गूंज पैदा कर रही थी। अचानक जमीन उसके नीचे से खिसक गई और वो एक गड्ढे में गिर गया। गिरते पड़ते वो एक तारीक गार में जा पहुंचा। सामने एक पत्थर का दरवाजा था जिस पर पुरानी अरबी खताती में लिखा था, बहादुरी दरवाजे खोलती है। खालिद ने गहरी सांस ली और अपने आप से कहा, यही तो असल मुहिमजुई की शुरुआत है। वो गार के दरवाजे के सामने खड़ा होकर उस अजीम पत्थर को घूर रहा था जो किसी मजबूत मुहाफिज की तरह लग रहा था। उसने जेब से नक्शा निकालकर गौर से देखा तो अलामात उस तरफ इशारा कर रही थी। दाएं कोने में मौजूद छोटे पत्थर पर दबाव डालो। खालिद ने आहिस्तगी से अपना हाथ पत्थर पर रखा और हल्का सा दबाव डाला। जगह लरज उठी, पत्थर के रगड़न की आवाज आई और अचानक दरवाजा खुल गया, एक तारीख और ठंडे अंदरूनी हिस्से को जाहिर करते हुए। खालिद ने तेल का चिराग निकाला, रोशनी की और गार के अंदर अपना पहला कदम रखा। हवा बोझल थी, हर कोने में सड़ांध बसी हुई थी। दीवारों पर पुराने नकूश बने थे जो जंगे, बादशाहों और इंसानों के खौफ को जाहिर कर रहे थे। उसने दोबारा नक्शा देखा, तीर एक तंग रास्ते की तरफ इशारा कर रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा, अपना रास्ता रोशन करता हुआ, हर आवाज पर कान देता हुआ। पानी के टपकने की आवाज, उसके कदमों की गूंज और चमगादड़ों के पर फड़फड़ाने की आवाज उसके दिल की धड़कन को तेज कर रही थी। अचानक वो रुक गया। उसके सामने एक बड़ा गड्ढा था जिसका कोई अंदाजा नहीं था। नक्शा देखा तो एक निशान था जो एक पुराने दरख्त के तख्ते की तरफ इशारा कर रहा था जो गड्ढे के ऊपर पुल की मानिंद बिछा हुआ था। उसने इर्द गिर्द देखा और वाकई वो तख्ता जमीन पर पड़ा हुआ था। उसने कुछ पत्थर इकट्ठे किए, अपने पास मौजूद रस्सी से बांधे और एहतियात से गड्ढे में लटका दिए। कब पाते दिल के साथ उसने तख्ते पर कदम रखा और दूसरी तरफ पहुंच गया। एक वसीय कमरे में दाखिल हुआ जिसके बीचों बीच एक बड़े शेर का मुजस्सा खड़ा था। नक्शे पर पुराने अल्फाज में लिखा था, जो शेर को मशरिक की तरफ नहीं मोड़ेगा
वो शिकार हो जाएगा। खालिद ने आहिस्तगी से मुजस्से को घुमाया। एक खुफिया दीवार खुलने की आवाज आई। वो अंदर दाखिल हुआ तो उसकी हैरत की कोई हद न रही। खजाने का कमरा सोने, याकूत, मुरजान और पुरस्रार जादुई अशिया से चमक रहा था। खालिद ने हर चीज को छुआ। उसकी आंखों में फतह और हैरत की चमक थी। लेकिन अचानक अंधेरे से एक आवाज गूंजी, ए अजनबी, क्या तुम कीमत अदा करने के लिए तैयार हो? खालिद जमा खड़ा हुआ, पसीने से शराबूर। क्या ये वो कीमत थी जिसके बारे में उस बूढ़े शख्स ने खबरदार किया था? जब खालिद ने खजाने के हाल में कदम रखा तो दीवारें लरज उठी, गोया जगह ने उसके वजूद को महसूस कर लिया हो। उसने हैरत और खौफ की मिली जुली कैफियत में इर्द गिर्द देखा। छोटे तेल के चिराग की रोशनी में सोने, चांदी और जवाहरात के ढेर चमक रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा, घुटनों के बल बैठ गया और अपने कपड़े के थैले में कीमती अशिया भरने लगा। अचानक पत्थरों के गिरने की आवाज आई। खौफ से सर उठाया। क्या मैंने कोई खौफनाक चीज जगा दी है? जल्दी से जितना भर सकता था भर लिया। नक्शा सामने रखकर अलामात का मुवाजना करने लगा। एक तंग रास्ते में दाखिल होते ही दीवार से एक तीर निकला। फौरन जमीन पर लेट गया। तीर सीने से बाल बाल बचा। ये कौन सी खतरनाक जाल है? हाँफता हुआ बोला। हर नए रास्ते पर नए जाल, खिसकता फर्श, गिरते पत्थर, दीवारों से अजीब आवाजें। तकरीबन 1 घंटे की भाग दौड़ के बाद दूर एक मध्यम रोशनी दिखाई दी। आखिरी लम्हात में जब छत बंद होने लगी तो बाल बाल बचकर बाहर निकल आया। सितारों की रोशनी में जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर लेटा रहा, सांसें बहाल करता हुआ। दिल जंगी ढोल की तरह धड़क रहा था। मैं बच गया, आखिरकार बच गया। उसने आसमान की तरफ देखते हुए सरगोशी की, खड़ा हुआ और सोने से भरे भारी थैले को चेक किया। उसकी आंखों में खुशी और इंतकाम की चमक थी। इस खजाने से मैं उन सबसे ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। मैं अपने गांव वापस जाऊंगा और वो घर व जमीन वापस लूंगा जो उन्होंने मुझसे छीन ली थी। खालिद सहरा की रात में आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। चांद उसके रास्ते को रोशन किए हुए था। उसकी आंखों में इंसाफ के इंतकाम की चमक थी। सहरा के दिल में जहाँ रेत के लंबे सिलसिले फैले हुए थे, वो छोटा सा गांव वाक़ था जिसमें खालिद के जाने के बाद खामोश तब्दीली आई थी। मिट्टी के घर एक दूसरे से चिमटे हुए थे। तंग गलियों में हवा के साथ माजी की यादें गूंजती थी। लेकिन अब गांव का माहौल बदल चुका था। चचा सलीम के घर में उसके आदमी और पड़ोसी गांव के सरदार जमा थे। वो उस जालिम शख्स की जमा की गई दौलत को देख रहे थे। सलीम ने सोचा था कि अपने मरहूम भाई की जायदाद पर कब्जा करने से उसे तहफ्फुज और ताकत मिल जाएगी, लेकिन दरकीकत वो दूसरों के दुखों पर एक कमजोर सल्तनत बना रहा था। वो अपने कीमती लिबास में मलबूस शानदार फर्नीचर से सजे छोटे दीवान पर बैठा एक बड़े ताजर से बात कर रहा था जो गांव में आया हुआ था। सलीम शेखी बघारते हुए बोला, जो कुछ खालिद का था वो अब मेरा है। उसने अपना रास्ता खुद चुना। अब वक्त आ गया है कि मैं अपने ख्वाब पूरे करूं। ये ताजर जो चाहेंगे वो मेरी बंदरगाह पर दस्तयाब होगा। ये मेरी किस्मत है और सब जानते हैं कि मेरे पास उन्हें देने के लिए बड़ी सलाहियतें हैं। इसी दौरान गांव के किसानों को तल्ख हकीकत का एहसास होने लगा था। पहले जैसा नहीं रहा था जब किसान पुरसुकून जिंदगी गुजारते थे। जमीन उनके लिए काफी थी। पहले जमीन उनके लिए काफी थी, लेकिन जब सलीम ने खालिद की जमीनों पर कब्जा किया तो उसने उन पर भारी टैक्स लाद दिए। वो उनसे बिला मुआवजा काम लेता, बाजार में हेर फेर करके उन्हें अपनी फसलों को कम कीमत पर बेचने पर मजबूर करता। सलीम अपने मेहमान ताजर से गुफ्तगू में मसरूफ था कि एक कांपता हुआ खादिम अंदर आया। मालिक, मालिक, मैंने अजीब खबर सुनी है। लोग कहते हैं खालिद वापस आ गया है। सलीम की बातें अचानक रुक गई। उसकी नजरें ताजिर और कपकपाते खादिम के दरमियान घूम गई। हैरत उसकी आंखों में चमकी, लेकिन उसने जल्द ही खुद पर काबू पा लिया। तुम क्या कह रहे हो? ये कैसे मुमकिन है? सलीम ने घबराई हुई सांस लेते हुए कहा, मैंने उसे हमारी जिंदगियों से निकाल बाहर किया था। जो कुछ उसका था सब ले लिया। उसका मामला खत्म हो चुका था। खादिम ने बेताबी से कहा, कहते हैं उसे सहरा में कोई कीमती चीज मिली है। वो अब पहले जैसा नहीं रहा मालिक, अब वो ताकतवर लगता है। सलीम अचानक खड़ा हो गया, आंखें फैल गई, हाथ बेताबी से हरकत करने लगे। उसने फैसला किया कि इस खबर को बहुत एहतियात से सुनेगा। पड़ोसी गली में जहां औरतें गपशप कर रही थी, एक बूढ़ी खातून अपने घर की दहलीज पर बैठी दूर पहाड़ों को देख रही थी जो खालिद का राज छुपाए हुए थे। काश वो लौट आए, बूढ़ी ने लंबी सांस भरते हुए कहा। वो नेक दिल जवान था, जबकि उसके चचा एक तारीख रात में आया और नाहक सब कुछ ले गया। कभी कभी मैं अपने दिल में उस जुल्म की कड़वाहट महसूस करती हूँ। औरतों की ये गुफ्तगू उस खला का इजहार थी जो सबके दिलों में था। खालिद उनके लिए मासूमियत की अलामत था जो लालच के हाथों खो गई थी। फिर भी सबके दिल में उसकी वापसी की उम्मीद थी और सब कुछ अपनी जगह वापस आ जाएगा। खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग हैरत से पूछ रहे थे, क्या ये सच है?
और सब कुछ अपनी जगह वापस आ जाएगा। खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग हैरानी से पूछ रहे थे, क्या ये सच है? क्या खालिद वाकी वापस आया है? क्या वो अपना हक लेने आया है? सारा गांव इंतजार की कैफियत में था, जबकि सितारों से जगमगाते आसमान के नीचे करीम की आंखें अंधेरे में घूर रही थी। क्या खालिद वाकी अपना हक लेने वापस आएगा, या मैं उसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा? चांदनी रात में गांव पर खामोशी छाई हुई थी। सितारे जैसे किसी बड़े वाकये के मुंतजिर थे। जब लोग अपने घरों में खालिद के बारे में सरगोशियां कर रहे थे, अचानक एक सियाह घोड़े पर सवार एक शख्स गांव में दाखिल हुआ। एक गांव वालों, मैं खालिद, सालेम के भतीजे के तौर पर वापस आया हूँ। उसकी आवाज में पुख्ता अज़्म था। मैं अपना हक और अपने माँ बाप का हक वापस लेने आया हूँ। लोग बड़े चौक में जमा हो गए। सबकी निगाहें उस नौजवान पर जमी हुई थी, जिसे वो बरसों से नहीं देखे थे। उसके चेहरे पर मुसाफत के निशान थे, लेकिन आंखों में वो चमक थी जो बता रही थी कि वो पीछे नहीं हटेगा। अचानक सालेम अपने घर से गुस्से में चिल्लाता हुआ निकला, यहाँ क्या चाहते हो मेरे भतीजे? क्या तुम्हारी तबाही काफी नहीं थी? खालिद ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, अपने आप को संभालो चचा जान, कबूल इसके कि अल्लाह तुम्हें संभाल ले। तुमने वो लिया जो तुम्हारा हक नहीं था, और मैं अपना हक वापस लेने आया हूँ। लोगों ने घेरा बनाया, सरगोशियां होने लगी। क्या सालेम हक तस्लीम करेगा? क्या वो सच का सामना करेगा? सालेम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो चिल्लाया, तुम झूठे हो। लेकिन खालिद ने अपनी जेब से पुराने दस्तावेजात निकाले, जिन पर मोहरें और दस्तखत थे। ये मेरा सबूत है, ये गवाह है, और ये मेरा हक है। गांव के बुजुर्ग आगे बढ़े और दस्तावेजात पढ़ने लगे। सच सामने आ गया। सालेम ने जुल्म किया था और नाहक मान लिया था। नहीं, ये नहीं हो सकता, सालेम लड़खड़ाया। लेकिन खालिद ने सख्ती से कहा, हो सकता है और होगा, अब हिसाब होगा। उसी लम्हे मर्दों ने सालेम को पकड़ लिया और काजी के पास ले गए, जहां उसके खिलाफ फैसला सुना दिया गया। गांव से निकाल बाहर किया गया और उसकी तमाम जायदाद जब्त कर ली गई। अगली सुबह जब सालेम गांव से निकल रहा था, लोगों की नजरों में हिकारत और नफरत थी। खामोशी ने उसे निगल लिया जब तक कि वो अफ्क में गायब नहीं हो गया। रहा खालिद, उसने गांव में अपनी दौलत तकसीम करना शुरू की। मंसूबे बनाए, कुएं खुदवाए, घरों की मरम्मत की। हर बच्चे, बूढ़े और औरत के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई। गांव खुशी से झूम उठा। खालिद वापस आ गया, भलाई वापस आ गई, इंसाफ लौट आया। बच्चे खेतों में दौड़ने लगे, मर्दों ने टूटी फूटी इमारतों की मरम्मत शुरू कर दी, औरतें खुशी के गीत गाने लगी। शाम को खालिद पुराने जैतून के दरख्त के नीचे बैठा, सितारों को देखते हुए मुस्कुराया। मैं वापस आ गया, अपना हक वापस ले लिया, अब कोई जुल्म नहीं होगा। कुछ दिन बाद खालिद ने गांव वालों को साफ आसमान और चांदनी रात में चौक में जमा किया। प्यारे भाइयों, जान लो कि जुल्म हमेशा नहीं रहता। हक अगरचे आंखों से ओझल हो जाए, लेकिन वो खामोशी से लड़ता रहता है, यहाँ तक कि तह पाले। नारे बुलंद होने लगे, गांव में नई उम्मीद की लहर दौड़ गई। गांव का बुजुर्ग रोते हुए बोला, ए खालिद, तुमने सिर्फ अपना हक नहीं लिया, तुमने गांव की रूह वापस ला दी। दूर से हवा दरख्तों की शाखों को हिला रही थी, गोया जमीन खुद खुदा शुक्र अदा कर रही हो कि इंसाफ लौट आया है। उसके बरक्स गांव के सामने टीले पर सालेम तन्हा, टूटा हुआ, तारीकी में डगमगाता हुआ चल रहा था। अचानक वो लड़खड़ाया और गिर गया। जो अपनी सल्तनत जुल्म पर बनाता है, वो आखिरकार गिर जाता है। गांव वालों ने ये कहानी नस्ल दर नस्ल सुनाई, ताकि बच्चे एक अजीम सबक सीखें। जुल्म अंधेरा है, हक रोशनी, और अगर रोशनी एक दिन गायब हो जाए तो वो कल जरूर पूरे जोर से लौट आएगी।